गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर के अंदर हमारा लास्ट जो लेसन है वीरों का कैसा हो वसंत, उसके बारे में बात करेंगे। कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पर हमें दिया गया जो काव्य है, तो काव्य के अंदर हम देख सकते हैं कि वसंत यानी कि वसंत ऋतु की बात की है, पर यहाँ पर प्रश्न किया है वीरों के लिए। हम देख सकते हैं कि हमारे लिए वसंत ऋतु जो है वो प्रकृति की सौंदर्यता को निखारती है, और वो ही निखार यहाँ पर जो हमारे लिए प्रकृति का सौंदर्य निहार है, वही निहार वीरों के लिए कैसा है, ये बात पर यहाँ पर पूरा काव्य कवियत्री ने दिया है। तो हम देख सकते हैं कि वसंत ऋतु अपने प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कवियत्री ने यहाँ पर जो काव्य दिए उसके अंदर वसंत ऋतु का जो वर्णन किया है, तो वसंत ऋतु हमारे लिए जो है वो प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति हर रूप इस ऋतु में निखर उठती है। तो प्रकृति जो है यानी कि हम देख सकते हैं कि वसंत ऋतु के अंदर पूरी प्रकृति जो है वो एकदम नया निखार लेकर आई हुई हमें दिखाई देती है। परंतु वीरों के लिए ये सब कुछ जो है वो गौण है ऐसा बताया है। परंतु वीरों को प्रकृति के इस सौंदर्य में रुचि नहीं है। उन्हें तो इन शत्रुओं से, उनके शत्रुओं से लड़ने और परास्त करने की रुचि होती है, जो अनीति और अन्याय के सिवा कुछ नहीं जानते। उन्हें बाग बगीचे नहीं बल्कि उन्हें स्थान ये पसंद है जहाँ शौर्य और पराक्रम के फूल खिलते हैं, वही वीरों का वसंत है। यहाँ पर हमें प्रकृति के बारे में बताते हुए कवियत्री ये जानकारी देती है कि हमारे लिए जो प्रकृति सौंदर्य है वो हमारे लिए वीरों का वसंत, हमारे लिए वो वसंत है। परंतु वीरों के लिए वसंत कौन सा है, तो अपने शत्रुओं को हराने और नीति यानी कि अनीति और अन्याय के सामने जूझने के लिए होती है। वीरों का वसंत यही है और उन्हें यहाँ पर ही अपना स्थान पसंद आता है। उनके लिए उनके पराक्रम कौन से है, तो पराक्रम और शौर्य से जो उनका प्रकृति सौंदर्य निखर आता है उससे वीर पुरुष कहते हैं। यहाँ पर कवियत्री ने हमें ऐसा बताया है। और उसके बाद कवियत्री ने हमें अलग अलग प्रश्नों के द्वारा बताया गया है। हमें यहाँ पर हिमालय से उसने कवियत्री ने प्रश्न किया है, सागर से प्रश्न किया है, अपनी दिशाओं से प्रश्न किया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए हमें बताओ। और अंतिम दो पंक्ति जो है उसके अंदर हमें कही यानी कि राणा जी यानी कि महाराणा प्रताप के बारे में, तानाजी यानी कि शिवाजी के जो सेनापति थे उनके बारे में, और भूषण और चंद्रबढ़ बताई यानी कि जो दोनों वीर रस के, जो शौर्य रस के कवि थे, उनके बारे में भी बताते हुए कहा है कि वसंत हमारे लिए एक प्रकृति सौंदर्य है, परंतु वीरों के लिए ये प्रसन्न जो सौंदर्य है वो अलग है, और उनके लिए उनका सौंदर्य जो है अपना वीरत्व यानी कि शौर्य जो है, पराक्रम जो है वो दिखाने का समय जो होता है वही है। उसके बारे में उन्होंने लंका से भी पूछा है, उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि को भी पूछा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें वीर पुरुषों के वसंत के बारे में यानी कि वीर पुरुष कैसे हैं, उनके लिए वसंत क्या है, यही काव्य के अंदर, इस पद्य के अंदर में समझाया गया है। कवियत्री ने बहुत अच्छी तरीके से शौर्यता की, वीरता की जो बात की है, यहाँ पर प्रकृति सौंदर्य बनती है यानी कि वसंत ऋतु जो है वो सारी ऋतुओं के अंदर अच्छी ऋतु यानी कि उस समय पूरी प्रकृति जो है वो निखार कर आती है, उसके सारे रंग रूप बदल जाते हैं। यहाँ पर सरसों के खेतों के बारे में बताया गया है, कामदेव अपने मदिरा लेकर आए हैं, ये सब कुछ जानकारी कवियत्री ने दी है। परंतु लास्ट में यही क्वेश्चन के वीरों का वसंत कैसा होता है वही बारे में हमें बताया है कि वीर पुरुष जो है यानी कि नायक जो है उसे वीर पुरुष
कहा गया है। और वीर पुरुष को अपनी मर्दानगी यानी कि अपनी ताकत जो है वो दिखाने के लिए पूरा काव्य यहाँ पर वसंत के तौर पर दिया गया है कि वसंत जैसे खिलकर आता है वैसे ही वीर पुरुष कब खिल जाता है, जब युद्ध यानी कि युद्ध की शहनाई यानी कि युद्ध के वाद्य जो है वो बजते हैं। और बाद में हमें राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप के बारे में, तानाजी के बारे में, ये सारे जो वीर पुरुष हो गए हैं उनके बारे में बताते हुए कवयित्री हमें यह बताना चाहती है कि वीर पुरुषों के लिए वसंत अलग होता है। और प्रकृति सौंदर्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जैसे प्रकृति सौंदर्य यानी कि वसंत ऋतु में खिलकर उठती है वैसे ही हमारे वीर पुरुषों के लिए युद्ध की शहनाई यानी कि युद्ध के जो वाद्य है वो बजते हैं। वही समय उनके अंदर जो प्रकृति दर्शन यानी कि उनका स्वभाव तब खिल जाता है। यह बताया यहाँ पर, यह कवयित्री ने बताया है। आपके सबके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक ओपन करके रखिए कि जिसकी वजह से काव्य की जो पंक्तियां मैं आपको समझाऊं तो जल्दी से समझ में आ जाए। अब हम काव्य के बारे में थोड़ा फिर से जान लेते हैं कि हिमालय पर्वत जो है, गरजता हुआ सागर, पूर्व पश्चिम आदि सब दिशाएं एक ही प्रश्न कर रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हिमालय पर्वत जो है वही हमें बता रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होगा। आदि यानी कि सागर हमें गरज गरज कर पूछ रहा है, यानी कि उसके लहरें जो है वो पूछ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। दिशाएं यानी कि प्राची जो है यानी कि पूर्व पश्चिम जो दिशाएं है, ये दिशाएं भी हमें पूछ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। उसके बाद वसंत ऋतु में सरसों फूली है, यानी कि सरसों के फूल जो है वो वसंत ऋतु की बहुत ही सौंदर्य निखार कर आते हैं। कामदेव भी अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचे हैं, पृथ्वी भी प्रसन्न हो गई है, किंतु वीर पुरुष यानी कि नायक उसमें रुचि नहीं रखते। वह तो यह देखना चाहते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर सरसों के जो खेत होते हैं उसके ऊपर, यानी कि सरसों के खेतों को आप देखोगे तो उसके ऊपर पीले रंग के फूल आते हैं, तो वो पीले रंग के फूलों की वजह से वो भी एक प्रकृति सौंदर्य खड़ा कर जाते हैं। परंतु यहाँ पर कामदेव जो है वो भी अपनी मदिरा लेकर, यानी कि वसंत ऋतु के अंदर कामदेव भी अपनी मदिरा लेकर, अपने कामोद्य को लेकर वहां पर प्रस्तुत हो जाते हैं। परंतु वीरों के लिए ये सब कुछ कोई काम का नहीं है। उनके लिए तो यही प्रश्न है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। उसके बाद देखिए, इधर कोकिला यानी कि कोयल भी कुहू कुहू कर रही है, उधर युद्ध के वाद्य बज रहे हैं। एक और रंग है तो दूसरी और रण है, यानी कि एक और रंग यानी कि प्रकृति की सौंदर्यता। कोकिला यानी कि कोयल जो है वो मधुर स्वर के अंदर अपना कुहू कुहू भर रही है। दूसरी ओर मरु यानी कि रेगिस्तान जो रण है, युद्ध के रण मैदान जो है वो वीरों को पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से क्या पसंद है। ऐसा लगता है कि जैसे जीवन के दोनों छोर यानी कि आदि और अंत, यानी कि एक तरफ आदि है तो दूसरी तरफ अंत है। यानी कि वीरों के लिए तो युद्ध भूमि जो है वो आदि और अंत के समान है। या तो आज हम डटकर लड़कर जिएंगे या तो मर जाएंगे। यही बात वीरों के बारे में बताई गई है कि आदि और अंत जो है वो उनके लिए होता है। आज मिलकर पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि आज आदि और अंत भी, यानी कि आदि आज की शुरुआत जो है वो और अंत दोनों पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि लंका और कुरुक्षेत्र में हुए वीरों के पराक्रमों की वीरों का वसंत कैसा हो, इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यानी कि कवयित्री यहाँ पर बता रही है कि हमें वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में सबसे अच्छा हमें कौन बता सकता है, तो लंका यानी कि जो रावण की लंका थी वो लंका, और कुरुक्षेत्र जो थे यानी कि महाभारत का जहां पर युद्ध हुआ था, ये दोनों ही हमें बता सकते हैं कि
वीरों का वसंत कैसा होता है, यानी कि योद्धा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके लिए वसंत यानी कि उन्होंने जो केसरिया रंग पहनकर युद्ध भूमि के अंदर जो अपनी जय जयकार करवाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे वीरों के वसंत कैसा होता है उसके बारे में हमें लंका यानी कि जो रामायण के अंदर राम ने और हनुमान ने जो लंका को आग लगाई थी, वो लंका अच्छी तरीके से बता सकती है, या तो कुरुक्षेत्र का जो रण मैदान है वही हमें असली यानी कि वीरों का वसंत कैसा हो सकता है, ये दोनों ही हमें बता सकते हैं। उसके बाद देखिए राणा प्रताप और तानाजी मालसुरे की वीरता और बलिदान को वीरों का वसंत कैसा है ये यादें ताजा करा देते हैं। यानी कि यहाँ पर राणा जी यानी कि महाराणा प्रताप जो है, प्रताप की बात की गई है। तानाजी यानी कि शिवाजी के जो सेनापति थे वो तानाजी के बारे में बताते हुए फिर से यहाँ पर पहले रणभूमि को पूछा, बाद में यहाँ पर ये दो पात्र है यानी कि राणा जी और तानाजी जो दोनों हैं, उन्होंने कैसे अपने युद्ध यानी कि अपने राज्य को बचाने के लिए ये युद्ध के अंदर डटकर मुगलों का सामना करके अपने जान को न्यौछावर करके उन्होंने अपने राज्यों को बचाया था। यहाँ पर ये दोनों के पात्र के द्वारा वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए या वीरों का वसंत कैसा हो सकता है, ये महाराणा प्रताप और तानाजी ही हमें बता सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि भूषण यानी कि जो शिवाजी के राज दरबार में थे और चंद्रबरदाई यानी कि ये जो है भूषण जो थे वो शिवाजी के राज के वीर रस के कवि थे, शिवाजी के, और ये थे वो पृथ्वीराज चौहान के वीर रस के कवि थे। यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों को पूछना चाहते हैं कि वीरों का वसंत यानी कि कवयित्री जो है वो यहाँ पर हमें पहले तो वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताती है। उसके बाद यानी कि सबका प्रश्न जो है सभी प्रकृति के तत्व यानी कि पृथ्वी जो है, सागर जो है, हिमालय जो है, पश्चिम पूर्व कोकिला, सारे कंठ यानी कि यहाँ पर सबके बारे में वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए उसके बाद यही उत्तर दे सकते हैं। कवयित्री ने ऐसा बताया। तो हमें पहले तो जो लंका और कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान थे वहां से हमें वीरों का वसंत कैसा हो सकता है ये बताया गया है। उसके बाद हम पूछ सकते हैं कि तानाजी और महाराणा प्रताप को वीरों का वसंत कैसा हो सकता है, ये बात इनसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो दो वीर रस के कवि थे यानी कि भूषण और चंद्रबरदाई जो है, उन दोनों को पूछा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यहाँ पर कवयित्री अपने भावों को प्रकट करते हुए ये वीरों का वसंत कैसा हो सकता है इन पात्रों से हमें बता सकती है। उसके बाद में देखिए कि आज भूषण और चंद्रबरदाई जैसे वीर रस के कवि भी नहीं है और कलम पर पाबंदी है, फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो वीर रस के कवि है भूषण और चंद्रबरदाई, उनसे भी पूछ सकते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, परंतु आज कलम यानी कि आज कलम जो है, पेन जो है, उसके ऊपर क्या लगाई गई है, पाबंदी लगाई गई है। इसकी वजह से वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए ये प्रश्न का प्रश्न ही रहता है, उत्तर हमें नहीं मिल सकता। यानी कि यहाँ पर ऐसे कवि जो हमारे साथ यानी कि ऐसे कवि होंगे तो ही हमें वीरों का वसंत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अब हम काव्य की एक एक पंक्ति के साथ उसका विवरण करते रहेंगे। हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है, पूर्व पश्चिम पृथ्वी आकाश सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हिमालय द्वारा पुकार निकलती है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। सागर भी गरज गरज कर पूछ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। चारों दिशाओं से पूर्व पश्चिम सारी दिशाएं यानी कि भू यानी कि पृथ्वी, नभ यानी कि आकाश भी पूछ रहा है
कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। उसके बाद में देखो, सरसों से फूल आ रहे हैं, सरसों में फूल आ रहे हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचे हैं। पृथ्वी भी वधु जैसी सजकर प्रसन्न हो गई है। वधु यानी कि जो विवाह के लिए तैयार कन्या होती है, यहाँ पर वसुधा यानी कि जो पृथ्वी है उसे वधु के समान बताया गया है कवियत्री ने, कि पृथ्वी जो है वो भी सज कर तैयार और प्रसन्न हो गई है। परंतु नायक यानी कि वीर पुरुष को इसमें दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण करके वो पूछ रहा है और बताना चाहता है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमें प्रकृति सौंदर्य के बारे में बताया गया है। यानी कि हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, सागर जो है वो गरज गरज कर पूछ रहा है, पूर्व पश्चिम जो दिशाएं हैं, नभ और भू यानी कि पृथ्वी यानी कि भूमि जो है और आकाश जो है वो भी पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। सरसों के खेत जो है उसके अंदर पीले रंग के फूल आने की वजह से पृथ्वी यानी कि वसुंधरा जो है वो भी वधु की तरह तैयार यानी कि वधु की तरह तैयार होकर आई है। कामदेव भी अपना जो मदिरा पान है, मधुपान यानी कि सेहत जो है वो भी साथ लेकर आए हैं। परंतु हम देख सकते हैं कि वीर पुरुष को यह सब कुछ पसंद नहीं है। उनके लिए जो उनका पसंद है वो कुछ और अलग ही है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं कि वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहते कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि यह सबसे वो प्रश्न करते हैं कि वीरों का वसंत जो है वो कुछ और अलग ही है, जो आप मान रहे हो वो वीरों का वसंत नहीं है। इधर कोयल ताने भर भर कर कुहू कुहू कर रही और उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक और वसंत का रंग है तो दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिल आए हैं। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक और कोकिला यानी कि कोयल जो है वो कुहू कुहू कर कर अपना मधुर स्वर जो है वो प्रकृति के वातावरण को कुछ और ही बना देती है। और दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि युद्ध भूमि के जो वाद्य है यानी कि जो बाजे बजते हैं वो कुछ और आदि और अंत का आज मिलाप हो रहा है। एक ही पहलू के अंदर आज हम देख सकते हैं कि एक और हम देख सकते हैं कि प्रकृति सज धज कर तैयार हो गई है। उसने अपना वसंत ऋतु का जो निखार है वो निखार ओढ़ लिया है। और दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि युद्ध भूमि के अंदर युद्ध करने के लिए तैयार जो योद्धा है, वीर पुरुष है, वो अपनी और अलग ही एक पहचान बना चुके हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आदि और अंत दोनों आज दोनों का मिलाप हो रहा है। आदि और अंत का मिलाप हो रहा है, यहाँ पर कवियत्री ऐसा बता रही है। देख सकते हैं कि जीवन के दोनों पहलू मिल आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि आज आदि और अंत ये दोनों समय भी मिलकर पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अब देखते हैं आगे। यह अतीत यानी कि जो बीता हुआ समय है वो बीते हुए समय को पूछ रहे हैं। अब तुम चुप मत रहो, वीरों के वसंत के असली रूप के बारे में हमें बता दो। हे लंके यानी कि यहाँ पर लंका को पूछा गया है। कवियत्री लंका से पूछते हैं कि हे लंके तू भी बता दो कि तुम्हें हनुमान ने आग क्यों लगाई थी। हे कुरुक्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र को पूछते हैं। यानी कि यहाँ पर रामायण की बात आ रही है, यहाँ पर महाभारत की बात आ रही है कि हे कुरुक्षेत्र तू भी जागकर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तब तुमको बता देना ही है कि वीर पुरुष यानी कि जो वीरों का वसंत है वो कैसा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कवियत्री द्वारा लंका और कुरुक्षेत्र ये दोनों युद्ध भूमि थी, जो रणभूमि थी, उन्हें बताने को बोल रहे हैं कि हे लंके
तुम्हें बताना पड़ेगा कि हनुमान ने आग तुम्हें क्यों लगाई थी, और कुरुक्षेत्र को बोल दिया कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ था। हे कुरुक्षेत्र और हे लंके, तू बता दे कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर युद्ध हुआ है। तो उसकी वजह से कवयित्री द्वारा इन दोनों को प्रश्न किया गया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप को भी बताया गया है। हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले, यानी कि सिंहगढ़ यानी कि जो महाराणा प्रताप का किला था उसे सिंहगढ़ यानी कि सिंहगढ़ जीतने के लिए जो तानाजी ने अपना बलिदान दिया है, और राणा जी ने हल्दी घाटी यानी कि हल्दी घाटी जो थी, हल्दी घाटी के युद्ध की बात की गई है कि हल्दी घाटी के पत्थरों से पूछ लो कि महाराणा प्रताप ने कैसे अपनी हल्दी को बचाने के लिए, अपनी हल्दी घाटी के किले को बचाने के लिए कैसे अपना रूप धारण किया था। पत्थर, हल्दी घाटी के पत्थर और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताजा कर दो और बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप और तानाजी जो शिवाजी के सेनापति थे, इन दोनों से कवयित्री ने प्रश्न किया है, और इन दोनों के बारे में यहाँ पर पत्थरों से यानी कि हल्दी घाटी के पत्थरों से और सिंहगढ़ के किले से पूछा गया है कि आप बता दो कि महाराणा प्रताप और तानाजी ने कैसे अपनी वीरता से जो योद्धा था, यानी कि जो योद्धा है उन्होंने जैसे सामने वाले जो योद्धा थे उनसे मुकाबला किया और अपने किले को और अपनी हल्दी घाटी को जैसे बचाया था, वे हमें बता दो कि उन्होंने कैसे, यानी कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। ये दो पात्र हमें बता सकते हैं। यानी कि कवयित्री यहाँ पर महाराणा प्रताप और तानाजी की शूरवीरता की बात करते हुए पत्थरों से और किले से बात करते हुए पूछ रहे हैं कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि वीरों का वसंत कैसा था। उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि लास्ट पंक्ति के अंदर, आज भूषण और चंद्रबरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं है, ऐसे छंद भी नहीं है। छंद यानी कि जो काव्य रचना का लय आता है, वो काव्य लय के लिए छंद का उपयोग होता है। तो वो छंद के बारे में बताते हुए यहाँ पर कवयित्री कहते हैं कि भूषण और चंद्रबरदाई जैसे जो कवि थे वैसे कवि आज हमें मिलते नहीं है। उनके छंद द्वारा यानी कि उनकी कविताओं के द्वारा वीर रस प्रकट होता था। यानी कि युद्ध से पहले ये कवि जो होते थे वो उनके सुर और लय की वजह से जो योद्धा थे, जो युद्ध करने के लिए जाने वाले होते हैं, उन सबके सामने अपनी वीर रस से प्रस्तुत काव्य को प्रस्तुत करते थे, और उनकी वजह से जो योद्धा होते थे, वीर पुरुष होते थे, उनके अंदर जो ताकत, शौर्य और पराक्रम करने की हिम्मत मिलती थी। ऐसे यहाँ पर जो कवि दिए गए हैं भूषण और चंद्रबरदाई, तो भूषण जो थे वो शिवाजी के राजकवि थे वीर रस के, और जो चंद्रबरदाई है पृथ्वीराज राजा पृथ्वीराज चौहान के जो वीर रस के कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम का काव्य भी लिखा हुआ है जो छंदों के अंदर लिखा हुआ है। तो ये दोनों से कवयित्री पूछ रही है कि आज हमें भी बता दो कि वीर रस कैसे होते हैं, जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाती है। उनसे अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी है, खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है। हे दुर्भाग्य, यानी कि यहाँ पर कवयित्री अपने आप के जो काव्य है उसे दुर्भाग्य बताते हुए कहती है, हंत बताते हुए कहती है कि हमारे दुर्भाग्य है कि ये जो कवि है भूषण और चंद्रबरदाई वैसा वो वीर रस नहीं लिख पा रही, उनकी कलम पर वो पाबंदी रखी गई है, ऐसा उन्हें लग रहा है। फिर हमें कौन बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा हो। यानी कि इन दोनों का तरीका, यानी कि जो भूषण है और चंद्र जी है, उन्होंने जिस बारे में यानी कि
जैसे वीरों का वसंत यानी कि वीर कैसे होने चाहिए उन्होंने जैसे बताया है, वैसे कवयित्री बोल रही है कि मैं नहीं बता पाऊंगी, मेरी कलम जो है उसके ऊपर पाबंदी है कि आप जैसे जो वीर कवि के रस को प्रकट करते हैं यानी कि वीरों के रस को प्रकट करते हैं, वैसी मेरी कलम नहीं प्रकट कर पाएगी। इसलिए आप दोनों से विनती है कि आप दोनों ही वीरों के वसंत को हमें बताइए कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारा पूरा काव्य जो है वीरों का वसंत वो संपूर्णतः पूर्ण होता है। उसके बाद में आपको जो काम हम देते हैं वे करना है कि स्वाध्याय यानी कि एक्सरसाइज जो है आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है। यहाँ पर हमारा हिंदी का जो सिलेबस था, जो गवर्नमेंट ने 30% कट किया है, उसके साथ में पूरा हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है। ओके, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कौन कौन से जो पार्ट थे यानी कि लेसन थे वो कट किए गए हैं। तो फिर से एक बार इस लेक्चर के अंदर आपको मैं बता देता हूं कि 8 नंबर 8 13 14 उसके बाद 17 18 23 और 24 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम देख सकते हैं कि टोटल हमारे जो सिलेबस थे उसके अंदर से 7 चैप्टर गुजरात गवर्नमेंट ने ये कोरोना वाली परिस्थिति के कारण कट किए गए थे, वो हमने नहीं चलाए। हमने देखा है कि 1 to 12 हमने कंप्लीट चला दिया था, बराबर। उसके बाद में ये 8 वाला नहीं चलाना था, फिर भी हमने चला दिया था। इसके बाद हमने सेकंड सेम के अंदर ये जो लेक्चर थे यानी कि ये लेसन जो है वो हमने छोड़ दिए गए हैं। आपकी नोटबुक में आप डाउन कर लेना, या तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक के अंदर अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स दी गई है, वहां पर राउंड कर देना। ये चैप्टर जो है वो हमें चलाने नहीं है और उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर भी नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू।